जोहार सभी को। मैं रेणु कुमारी आज आप सबके बीच एक नया पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ और आज जो पाठ मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है व्यंग प्रधान कहानी और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिकर पाठ है यह टॉर्च बेचने वाले। यह पाठ जो है वो व्यंग प्रधान है। व्यंग प्रधान मतलब हंसी हंसी में ही मजाक में ही समाज को शिक्षित करना। यहाँ पर लेखक जो है हरिशंकर परसाई जी, इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, समाज में जो संतों के द्वारा अपने आप को जो ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी कहते हैं और समाज के लोगों को गुमराह करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, ये आजकल सभी जगह ये देखने को मिलता है। तो उसी पर ये कहानी है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो समाज के लोगों को इकट्ठा कर कर आत्मा के प्रकाश को जलाने की बात कहते हैं और फिर वो उस प्रकाश को जलाने के लिए अपने घर यानी कि साधना मंदिर आने का आग्रह करता है और फिर मुंह मांगा पैसा उनसे लेता है। तो ये कहानी जो है ये व्यंग प्रधान है और जो ढोंगी होते हैं, जो अंधविश्वास पर ये कहानी आधारित है और लोगों को इसी अंधविश्वास और दिखावे के बल पर लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का पाठ टॉर्च बेचने वाले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 फरवरी 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद जिला है वहाँ के जमनी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इसी गांव से संपन्न हुई है ना, इसी गांव में इनकी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न होती है। उसके बाद ये नागपुर विश्वविद्यालय से, कौन से विश्वविद्यालय? नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और फिर ये लेखन कार्य में जुट जाते हैं। उससे पहले ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते हैं और इनका जो जीवन यापन था ये इनका जीवन यापन स्वतंत्र लेखन को ही बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि अपने जीवन की जीविका जो इनकी चलती है, इनके परिवार का पालन पोषण जो होता है वो इनका स्वतंत्र लेखन के माध्यम से ही होता है। इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया, वो पत्रिका है वसुधा का। लेकिन लगातार ये पत्रिका जो है घाटे में चल रही थी, मतलब मुनाफा नहीं हो रहा था लेखक को। तो इसी कारण से इस पत्रिका का जो संपादन है उनको रोकना पड़ा, क्योंकि लगातार ये घाटे में ही चल रहे थे। अब कोई भी कार्य करिएगा, आप कोई भी बिजनेस करिएगा और लगातार आप घाटे में चलिएगा तो फिर उसको बंद कर देना ही उचित होता है। अब इनके रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं जो है बहुत तरह की रचनाएं इन्होंने लिखा है। उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक ख्याति इनको मिली है व्यंग प्रधान रचना में, है ना। तो इनकी जो रचनाएं हैं लगभग 2 दर्जन पुस्तकों से, लगभग 2 दर्जन पुस्तकों में इनकी प्रमुख रचनाएं संग्रहित है। इनकी रचना जो है वो है हंसते हैं रोते हैं। इनकी रचना है हंसते हैं रोते हैं, ठीक है। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये क्या है? कहानी संग्रह, ठीक है। उसके बाद रानी नागफनी की कहानी, है ना। तट की खोज, ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, बंगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये सभी चीजें जो है वो लेख संग्रह है, यानी कि लेख है ये सारा कुछ, है ना। उसके बाद इनका जो है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, है ना, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग लेख संग्रह है। क्या है? व्यंग लेख संग्रह है, यानी कि व्यंग प्रधान रचना है। उसके बाद अब परसाई जी रचनावली के नाम से 6 भागों में इनका साहित्य विभाजित है। कहने का अर्थ है जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ये सारी रचनाएं, है ना, परसाई जी की ग्रंथावली यानी कि परसाई
भागों में विभाजित किया गया है, कि 6 भागों में संग्रहित इनकी सारी रचनाओं को किया गया है। अब देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं कहने का अर्थ यही है कि इनकी साहित्य की जो विशेषता रही है वो व्यंग प्रधान ही रही है, यानी कि इस लेखक को सबसे अधिक प्रसिद्धि जो मिली है वो व्यंग प्रधान लेख से ही मिली है ना। तो परसाई जी व्यंग लेखक है, यानी कि व्यंग प्रधान लेखक है, ये व्यंग के लेखक हैं। वे ना केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं लिखते थे, बल्कि अपनी सूक्ष्मग्राही दृष्टि से समाज और राजनीति में जो नैतिक दुर्बलता फैली है, जो भ्रष्टाचार फैला है, उसको भी ये बेनकाब करने में कहीं ना कहीं सक्षम हुए हैं। कहने का अर्थ है कि समाज में जो दुर्बलता है, समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, इन सब को भी, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, इन सब को भी वो बेनकाब करने में कहीं ना कहीं सफल हो पाए हैं। उन्होंने समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर, समाज की सबसे ज्यादा कमजोरी क्या है ना, समाज की जो कमजोरी है, जो विसंगतियां हैं, इस पर भी इनकी पैनी नजर दौड़ी है। पैनी नजर यानी कि बहुत ही सूक्ष्म बारीकी से अपनी नजर को इन्होंने दौड़ाया है कि समाज में विसंगतियां क्या है और समाज में जो कमजोरियां फैली है, किस कारण से समाज कमजोर हो रहा है, इसका भी इन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। उनका साहित्य हिंदी साहित्य में बेजोड़ है, उनका जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य में बेजोड़ है, कहने का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका शिष्ट एवं संयत व्यंग आलोचनात्मक एवं कटु सत्य से भरपूर है। होता है ना, कभी कभी हम लोग आम जीवन में भी, हम सभी भी, कोई लोग क्या करते हैं, हंसते हंसते ही या मजाक मजाक में ही कुछ ऐसे शब्द, कड़वे शब्द कर देते हैं जो सीधे हमारे हृदय में चुभता है। हमें लगता है कि ये मजाक मजाक में ही बहुत सारा कुछ हमें कह दिया है, तो हमें खराब लगता है ना। तो उसी प्रकार से ये भी लेखक ऐसे लेखक थे जो मजाक मजाक में ही लोगों को कड़वा सच जो है वो बोल जाते थे। इसीलिए इनको व्यंग प्रधान लेखक कहा जाता है, यानी कि इनके शब्दों में कटाक्ष रहता था, शब्दों से ही लोगों को ये घायल करते थे, शब्दों से ही लोगों को ये तकलीफ देते थे, दुख देते थे। लेकिन कैसे लोगों को, जो समाज में विसंगतियां फैला रहे हैं, जो कुरीतियां फैला रहे हैं, वैसे लोगों पर ये कटाक्ष करते थे शब्दों के माध्यम से। उसके बाद है वे समाज में फैली विसंगतियों और विडंबनाओं पर करारी चोट किया है, किंतु यह चोट मन में कटुता पैदा ना करके हमें तब तक चिंता और कर्म करने की प्रेरणा देता है। यानी कि ये मजाक मजाक में ही ऐसे शब्द ये कह जाते थे जिससे लोगों को सोचने पर, चिंतन करने पर मजबूर हो जाते थे। ठीक है, अब इनकी भाषा शैली जो है, साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे। लेखक जो है ये अपनी रचनाओं में जो भाषा का प्रयोग करते थे वो आम बोलचाल की भाषा। यदि लेखक आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो समाज के जो लोग हैं, सभी प्रकार के लोग, उस जो वो कहना चाह रहे हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए लेखक को भाषा का चयन, शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के और बारीकी से करना होता है। तो यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई जी लेखक हैं, ये भी भाषा का चुनाव कैसे किए हैं, आम बोलचाल, यानी कि आम व्यक्ति भी उनकी भाषा को, जो वो कहना चाह रहे हैं, उसको वो 100% समझ जाए। ठीक है, उसके बाद वे भाषा प्रयोग में चतुर एवं कुशल है, मतलब कैसे भाषा का प्रयोग करना है, इसमें ये चतुर भी है, कुशल भी है। मैंने अभी तुरंत कहा कि ये शब्द के माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही लोगों को सीधा कटाक्ष करते थे, लोगों को सीधे चोट पहुंचाते थे केवल शब्द के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि लेखक जो होंगे वो शब्द के चयन करने में चतुर होंगे, है ना, और सोच समझकर कैसे शब्दों का प्रयोग करना, इसमें ये माहिर थे। आगे है उनकी भाषा लोकोक्तियों, मुहावरे और विदेशी भाषा के शब्दों से
भरपूर होती थी, यानी कि इनका जो भाषा होता था, शब्द होता था, वो लोकोक्ति यानी कि कहावत, जिसको हम लोग ठेठ में कहते हैं कहावत। ये कहावत का ही हिंदी में हम लोग उसको लोकोक्ति कहते हैं ना। तो कहावत हो गया या लोकोक्ति हो गया या फिर मुहावरा हो गया या फिर विदेशी भाषा जानते हैं जो हमारे क्षेत्र की भाषा नहीं है। तो इन सब भाषाओं का प्रयोग करते थे अपनी रचनाओं में, भरपूर मात्रा में करते थे। इनके काव्य में, है ना, इनके काव्य में, इनके वाक्य में निसंदेह छोटे व्यंगपूर्ण अनुभूति की गहराई लिए होते, मतलब बहुत कम प्रयोग बोलते थे, बहुत छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करते थे, लेकिन वही छोटा शब्द वाक्य जो है वो अर्थ गंभीर दे जाता था, है ना। तो ये इस सब में बहुत ही उस्ताद थे। आगे है टॉर्च बेचने वाली जो कहानी है, ये कहानी पर हम आते हैं कि ये तो रहा आपका लेखक परिचय कि किस प्रकार के लेखक है। ये शब्दों के माध्यम से ही लोगों पर व्यंग करते थे, लोगों को कटाक्ष करते थे, लोगों का विरोध करते थे। और अभी जो इनकी जो रचना है टॉर्च बेचने वाले, ये भी एक व्यंग प्रधान कहानी है ना। इस कहानी में इन्होंने दो दोस्तों के माध्यम से जो समाज में कुरीतियां फैली हुई है, जो समाज में दिखावा है, ढोंग है, जो ढोंगी बन करके वो अपना कार्य निकालते हैं, धन की चाह में लोगों को ठगने का, लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं, वही इस कहानी में समझाया गया है, दिखाया गया है और लोगों को जागरूक भी किया गया है। ठीक है, तो ये जो कहानी है टॉर्च बेचने वाले, ये हरिशंकर परशाई द्वारा रचित एक व्यंग प्रधान कहानी है। इसमें इस कहानी में दो दोस्तों की कहानी है, दोस्त का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये पूरी कहानी जो है दो दोस्तों के इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी कि केंद्र में, इस कहानी के केंद्र में दो दोस्त हैं और इसी दो दोस्त के बीच में ही पूरी कहानी जो है वो निर्भर की हुई है। और इस कहानी में लेखक ने समाज में जो फैला हुआ अंधविश्वास है, जो कुरीतियां है, जो पाखंड है, जो दिखावा है, उसी पर क्या किया है, कड़ा व्यंग किया है, उसी पर चोट किया है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इसकी कहानी क्या है, कैसे दो दोस्तों के माध्यम से कवि ने समाज की कुरीतियों पर चोट किया है, उस पर व्यंग किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के सारांश से। इस कहानी का सारांश सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस कहानी में दो दोस्त होते हैं, है ना। दो दोस्तों के माध्यम से ही पूरी कहानी को समझाया गया है। इसमें क्या करता है, एक दोस्त जो है वो टॉर्च बेचने का कार्य करता है। क्यों टॉर्च बेचता है, दूसरा दोस्त कहाँ गया, ये सब हम कहानी में बताएंगे। बस थोड़ा सा हम यहाँ पर सारांश बताना चाहेंगे ताकि पूरी कहानी जो है वो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर एक दोस्त जो है वो टॉर्च बेचने का काम करता है और ये टॉर्च जो बेचता है लोगों को प्रचार करके चौराहे पर, चौक चौराहे पर सूरज छाप कंपनी की टॉर्च को ये बेचता है। ठीक है, और दूसरा दोस्त उसकी सफलता देखकर वही मार्ग अपनाता है। जो दूसरा दोस्त है वो भव्य पुरुष बनता है। कैसे वो भव्य पुरुष बनता है और वो किस कंपनी का टॉर्च बेचता है, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। इस कहानी में लेखक ने समाज में फैला हुआ अंधविश्वास, कुरीतियां, ढोंग जो साधु संतों के द्वारा किया गया है, उसी का संदेश यहाँ पर दिया है कि आपको भी बचना है, इस तरह के लोगों से बचना है ना। इस कहानी में लेखक ने समाज में घटित अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग का इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम लोग आते हैं कहानी यहाँ पर क्या होता है। शुरुआत जो है वो अंत से लेकर के ये जो कहानी है इसमें सबसे पहले निष्कर्ष आया है ना। ये कहानी शुरू होती है दो दोस्तों के बीच में। होता क्या है कि एक व्यक्ति जो टॉर्च बेचता था, अब वो व्यक्ति महीनों से गायब था। जब लेखक ने उसको देखा तो
वो टॉर्च बेचता था, है ना। पहला व्यक्ति जो था जिससे लेखक मिला, है ना, ध्यान से समझिएगा, कहानी की शुरुआत है, लेकिन ये अंत वाला है और बीच में हम लोग शुरुआत वर्तमान में जाएंगे, अभी हम लोग भविष्य में, है ना, लास्ट कहानी के अंत में है। पहला दोस्त जो है, ये है पहला दोस्त और दूसरा दोस्त, यही करके दोस्तों का नाम है, इसमें कोई दोस्त का नाम नहीं दिया हुआ है। होता क्या है कि एक व्यक्ति जो टॉर्च बेचता था, सूरज छाप टॉर्च बेचता था, और वो कई दिनों से गायब था। जब लेखक को वो दिखा, बहुत दिन के बाद वो दिखा, तो उसका हुलिया जो है चेंज था। उसकी बाल लंबे लंबे बड़े थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और कुर्ता पहना हुआ था। तो लेखक को देख करके लगा कि आखिर इन्होंने अपना हुलिया क्यों बदल लिया है। तो उसके पास लेखक जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने अपना हुलिया क्यों बदल लिया है, क्यों तुमने दाढ़ी बढ़ा ली है, क्या तुम साधु बन गए हो, क्या सन्यासी जीवन अपना रहे हो जो इस तरह का वेशभूषा धारण किए हो। तो वो टॉर्च बेचने वाला जो व्यक्ति है वो हंसता है, कहता है कि नहीं, मैं कोई सन्यासी नहीं बना हूँ, बल्कि मैं जो हूँ वो टॉर्च बेचने का काम करता था, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है कि अब मैं वो टॉर्च नहीं बेचता, कोई दूसरा धंधा जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो कौन सा दूसरा धंधा है ये यहाँ पर। तो दोस्त जो पहला दोस्त था, यानी कि जो व्यक्ति टॉर्च बेचता था, वो सारा कहानी को यहाँ पर बताता है कि क्यों उसने हुलिया चेंज किया और क्यों उसने अपना टॉर्च बेचना छोड़ करके कोई दूसरा धंधा अपना रहा है। तो कौन सा धंधा अपना रहा है ये कहानी के अंत में मैं बताऊंगी। तो वो सारी कहानी को बताता है कि वो कहाँ गायब हो गया, है ना, कहाँ गायब हो गया। तो कहानी में बताता है कि वो इतने दिनों कहाँ गया था और क्यों गायब हुआ था और क्यों उसने टॉर्च बेचना छोड़ दिया है। कहते हैं कि बात 5 साल पहले की है। कब की है? 5 साल पहले की है। दो दोस्त जो है एक जगह खड़े होते हैं और उन दो दोस्तों के बीच में एक आसमान को छूता हुआ सवाल था, और वो सवाल था पैसा कैसे पैदा करें, यानी कि जल्द से जल्द रुपया, पैसा, धन कैसे कमाया जाए, क्या काम किया जाए कि हम जल्द से जल्द अमीर बन जाए, बहुत पैसा कमाएं, ये सवाल था। बहुत ये लोग कोशिश करते हैं कौन सा ऐसा काम करें, बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब उन लोगों को नहीं मिल पाता है। अंत में वो दोनों निर्णय लेते हैं कि हम लोग यहाँ से दोनों लोग अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए यहाँ से दोनों लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे और ठीक 5 साल बाद इसी जगह पर हम लोग मिलेंगे और देखेंगे उस समय कि किसकी किस्मत कितनी बुलंद है, यानी कि कौन कितना पैसा कमा पाया इन 5 सालों में। ठीक है। तो पहला दोस्त कहता है कि क्यों, हम लोग साथ में भी जा सकते हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। तो दूसरा दोस्त जो है वो कहता है कि नहीं, हम लोग साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किस्मत टकराने का डर है, इसलिए हम लोग साथ नहीं चल सकते हैं और अलग अलग दिशा में ही जाएंगे, तभी हमारी किस्मत कितनी बुलंद है, किसकी किस्मत कितनी बुलंद है, कौन कितना कमा पाया, ये जान सकेंगे। और इस तरह से वे दोनों वहाँ से अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। अब एक दोस्त जो है, पहला दोस्त जो है, वो चौक चौराहे में बैठ करके टॉर्च बेचने का काम करता है। टॉर्च उनकी जो होती है वो सूरज छाप कंपनी की टॉर्च होती है। आप देखिएगा, आप देखे होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, कोई भी वस्तु होती है, वो बिना कंपनी का नहीं होता, कोई ना कोई कंपनी का टैग उसमें लगा रहता है। तो यहाँ पर पहला दोस्त भी जो टॉर्च बेचता था, वो टॉर्च की कंपनी थी सूरज छाप। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, पूछा भी क्या प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा, सूरज छाप टॉर्च बेचता है। तो ये पहला दोस्त जो है ये टॉर्च तो बेचता है, तो ये लोगों को आखिर कैसे मतलब अपना टॉर्च का प्रचार प्रसार कैसे करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु को बेचने के लिए जब तक उसका प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे, लोग नहीं जानेंगे, तो वो आपकी वस्तु की बिक्री नहीं होगी।
तो इस प्रकार से वो चौक चौराहे में लोगों को पहले इकट्ठा करता है ना। पहला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ पहले दोस्त की कहानी पढ़ रहे हैं। दूसरा दोस्त को भी हम लोग छोड़ दिए 5 साल के लिए, वो किस दिशा में गया है, कहाँ गया है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहला दोस्त की कहानी हम लोग जान रहे हैं कि ये सूरज छाप की टॉर्च बेचता है और ये चौक चौराहे में लोगों को की भीड़ को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद ये क्या करता है, सबसे पहले इन लोगों को अंधेरे से डराता है। जब तक वो लोग अंधेरे से नहीं डरेंगे तो प्रकाश का सामान कैसे खरीदेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये ग्राहकों को क्या करता है, पहले अंधकार से डराता है। क्या कहकर डराता है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, नोट भी कर ले सकते हैं कि ये नाटकीय ढंग से, यानी कि नाटक करके, है ना, नाटक कर करके लोगों को अंधेरे से डराने का काम करता है। वो कहते हैं कि आजकल सब जगह अंधेरा है ना, आजकल सब जगह क्या है, अंधेरा है। चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, सब जगह क्या है, अंधेरा छाया रहता है। ठीक है, रातें बेहद काली होती है, रातें तो बेहद काली ही होती है। रात में अपना हाथ भी नहीं दिखता है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो रातें जो है बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता है। आप अपना ही हाथ को देखिएगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि रातें जो होती है काली होती है और बहुत ज़्यादा काली होती है, जिस वजह से आपका अपना हाथ ही आपको दिखाई नहीं देगा। आदमी को रास्ता दिखता नहीं, अपना हाथ नहीं दिख रहा तो रास्ता कहाँ से दिखेगा, वो भटक जाता है। रास्ते से वो क्या हो जाता है, भटक जाता है। उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग जो हैं गांव देहात में वो अपना शौच के लिए बाहर ही जाते थे। घर के अंदर तो कोई सुविधा रहती नहीं थी, तो इसलिए सभी कोई क्या करते थे, बाहर जाते थे। तो बाहर जाते थे तो उनको टॉर्च नहीं है, तो ऐसे ही दरवाज़ा खोल के निकल जाएंगे तो आपका पैर हो सकता है कांटों से ही बिंध जाए, या आप सांप को ही आपके पाँव के नीचे आ जाए, है ना, या आप ठेसा कर ही गिर जाए, ठोकर खा कर ही गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि लेखक ने कहा है कि आपके पाँव जो है कांटों में बिंध जाएगा, वो गिरेगा और उसके बाद उसका घुटना जो है लहूलुहान हो जाएगा। वो ठोकर खाएगा, गिरेगा, तो गिरने के बाद उसका घुटना फूटेगा तो ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, लहूलुहान हो जाएगा। उसके आसपास भयानक अंधेरा है, उसको कुछ दिखाई तो देगा नहीं। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, कभी भी शेर हमला कर सकता है आप पर, चीता हमला कर सकता है आप पर, है ना। जमीन पर सांप रेंग रहे हैं, वो भी आपको निकल सकता है। अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है, सांप उस पर पाँव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और फिर आदमी की मौत हो जाती है। इस प्रकार से लेखक जो पहला व्यक्ति जो टॉर्च बेचता है वो डराता है लोगों को, और इतना लोग डर जाते हैं, उनके नाटकीय अंदाज से लोग इतने डर जाते हैं कि दिन में ही वो लोग कांपने लगते हैं, दिन में ही कांपने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो लोगों को क्या करते हैं, डराने का काम करते हैं। इतने डर जाते थे कि दिन में भी उन लोगों के पसीने मतलब दिन में भी पसीने पसीने हो जाते थे, है ना, और इतने डर जाते थे कि उनका पूरा शरीर कांपने लगता था। और इस तरह से हाथों हाथ उनकी पेटी जो है वो टॉर्च क्या हो जाता था, बिक जाता था। इस तरह से उनका कारोबार जो है वो बहुत ही अच्छा क्या होता था, चल रहा होता था। इस तरह से उनके 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद 2 दोस्त जहाँ पर मिलने का वादा किए थे वो वहाँ पर पहुँच तो जाता है टॉर्च बेचने वाला, दिन भर प्रतीक्षा करता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त वहाँ पर नहीं आता है। अब दूसरा दोस्त वहाँ पर नहीं आया, अब इनको हो गई टेंशन कि आखिर उसको क्या हुआ, कहाँ गया, जीवित है भी या नहीं, वो है कहाँ, क्यों नहीं आया, ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, है ना। और इसीलिए वो निश्चय करता है कि मैं अपने दूसरे दोस्त को खोजूंगा, और फिर वो जिस दिशा पर वो जाते हैं उसी दिशा पर वो उसको खोजने के लिए निकल पड़ता है। ये खोजते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मंच सजा हुआ था, और वहां पर एक भव्य पुरुष, है ना, साधु संत की वेश में, दाढ़ी बढ़े हुए और ये साधु के वेश में बैठा हुआ लोगों को प्रवचन दे रहा था। क्या दे रहा था, प्रवचन दे रहा था। और उस प्रवचन में वो भी लोगों को अंधेरे से डरा रहा था। तो ये हंसता है, पहला दोस्त जो था टॉर्च बेचने वाला, ये भी हंसता है और कहता है कि ये भी लोगों को क्या बना रहा है,
बुड़बक बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, गुमराह कर रहा है, क्योंकि ये भी तो गुमराह करके लोगों को टॉर्च बेचता था, लोगों को गुमराह करके ही बेचता था, लोगों को डरा करके बेचता था। वो भी लोगों को पहले क्या कर रहा है, डरा रहा है। वो अंदर की आत्मा, अंदर का जो अंधकार है, ये बाहर के अंधकार से डराता था, और वो भव्य पुरुष जो है अंदर की आत्मा का जो अंधकार है उससे ये लोगों को डराने का कार्य कर रहा है। तो इसीलिए उनको जो टॉर्च बेचने वाला है उनको हंसी आ जाती है। जब वो हंसने लगता है तो जो मंच के सामने बैठे हुए लोग थे वो लोग उसको धक्का मारते हैं, पागल हो क्या जो हंस रहे हो, ये कहकर उसको वहाँ से भगा देते हैं। वो धीरे धीरे करते हुए स्टेज के सामने पहुँच जाता है और उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और वहाँ पर हंसता है। जब वो लोगों को अंधकार से डरा रहा है ना, अंधकार से डरा रहा था, तो वो अंदर की आत्मा का जो अंधकार है ना, उससे डरा रहा था। तो आखिर वो भव्य पुरुष का कहना क्या था, कैसे वो लोगों को गुमराह कर रहा था, कैसे डरा रहा था, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। कह रहे थे कि आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, यानी कि सारे मनुष्य जो हैं, इस पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य को अंधकार ने घेर रखा है। कैसे अंधकार में, बाहर का अंधकार नहीं, रात वाले अंधकार नहीं, आपके अंदर का अंधकार जो है वो घेर रखा है। उसके भीतर कुछ बुझ गया है, जो उसके अंदर प्रकाश होनी चाहिए, आत्मा का जो प्रकाश होनी चाहिए वो प्रकाश बुझ चुका है। युग की अंधकार में है, यह सरकारी अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए हुए, यानी कि जो ये युग है, ये जो समय है, यही अंधकारमय है। इसीलिए सारे लोगों को अंधकारमय में धकेल दिया है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। मनुष्य जो, हर एक मनुष्य जो है वो इस अंधकार से बहुत ज़्यादा विचलित हो चुका है, बहुत ज़्यादा घबरा गया है, वह पथभ्रष्ट हो गया है, वो रास्ते से भटक गया है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है, इस चीज़ की सोच, इस चीज़ की सूझ नहीं रह गई, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक चुका है। आज आत्मा में भी अंधकार है, आपकी जो आत्मा है उसमें भी अंधकार छा गया है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है, वो भी अंधकार में हो चुका है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, आपकी आंखें जो है वो ज्योति होते हुए भी ज्योतिहीन हो गई है, यानी कि आपकी आंखों में भी वो प्रकाश नहीं हो रह पाया है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटी है, मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से अस्त व्यस्त है, यानी कि मनुष्य की जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो आत्मा भय और पीड़ा से पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। तो जरूरी है इस भय और इस पीड़ा को आत्मा जो अंधकारमय हो गई है उससे मुक्ति पाने की, इस अंधकार को भगाने की और प्रकाश डालने की। अब ये प्रकाश कहाँ डलाएगी, ये प्रकाश डलाएगी हमारे साधना मंदिर में। जिनको भी अपने भय और पीड़ा से मुक्ति पानी है वो सभी हमारे साधना मंदिर आएंगे और वहीं इसका इलाज किया जाएगा। इस प्रकार से लोगों को डराते हैं और सारे लोग जो है वो डरते हैं और फिर साधना मंदिर जाने के लिए राजी होते हैं। तो ये पहला जो दोस्त था वो खूब हंसता है ना, और इस तरह से प्रवचन देने के बाद वो एकदम लग्जरी गाड़ी में, है ना, लग्जरी गाड़ी में वो बैठने ही वाला था, मतलब जा रहा था। तो पहला दोस्त उसको देखा तो पहचाना से लगा, है ना, तो पहचाना जैसा जब लगा, उसकी दाढ़ी मूछे को हटा करके वो उसको इमेजिन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि नहीं यही मेरा दोस्त है। इसलिए वहीं पर उससे सवाल करता है कि तुम कौन सी कंपनी का टॉर्च बेच रहे हो जो इतने तुम लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो। तो वो उसको खींचता है और अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। बैठाने के बाद भी इसका दिमाग शांत नहीं होता, वो सवाल पे सवाल करते जा रहा है, किस कंपनी का टॉर्च बेच रहे हो जो तुम इतने धनी हो गए हो, मैं भी अंधकार से डराता हूँ, तुम भी अंधकार से डराते हो। तो वहाँ पर वो चुप रहने का आदेश देता है, क्योंकि उस गाड़ी पर ड्राइवर है। तो ड्राइवर सारी बातों को सुन ना ले, इसलिए उसको चुप करता है और फिर वो अपने घर ले जाता है और वही घर उनका साधना मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद उनका आलिशान घर को देखकर वो दंग रह जाता है। उसके जो नौकर चाकर है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहद आश्चर्यजनक लगा इनको, और इसीलिए यही बार बार किस कंपनी, ताकि मैं भी उस कंपनी का टॉर्च बेचूंगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, और इसीलिए बार बार उससे आग्रह करता है तुम बताओ तो किस कंपनी का टॉर्च बेच रहे हो। लेकिन वो कहता है कि मैं टॉर्च नहीं बेचता, लेकिन इसकी समझ में आ नहीं रहा है। बार बार पूछने पर वो कहता
है कि मैं सनातन कंपनी का टॉर्च बेचता हूँ। तुम 2 दिन मेरे घर में रुको, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सनातन कंपनी का टॉर्च क्या है। जब वो 2 दिन वहाँ रहा तो उसको सारा कुछ शुरू से अंत तक उसको समझ में आ गया, और उसके पास जो पेटी बची हुई थी, 2-3 पेटी टॉर्च बची हुई थी सूरज छाप की, उसको नदी में फेंक देता है। और इस प्रकार से वो भी अब सनातन कंपनी की टॉर्च को बेचेगा। ये सनातन टॉर्च की कंपनी क्या है? लोगों को गुमराह करने का, लोगों को ठगने का, लोगों को अंधविश्वास और जो कुरीतियाँ हैं उस पर गुमराह करके लोगों से पैसा निकालने का। पहले उसको अपनी ही आत्मा के अंधकार से डराएंगे और फिर उसका इलाज साधना मंदिर में बुलाएंगे, और वो साधना मंदिर में बुलाने के बाद उसके जीवन में सुख का जो क्षण वो बताएगा या सुख का जो भी कार्य बताएगा, उसके लिए वो मोटी रकम लेता है। आजकल हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग ढोंगी बन करके लोगों को ठगते हैं, है ना, और लोगों से मोटी रकम वसूल करते हैं कि आपके में ये ग्रह चल रहा है, आपके में ऐसा हो रहा है, आपका में ऐसा है, आपका शनि ऐसा है तो आपका ये है। इस तरह से लोगों को क्या करते हैं? ठगते हैं और मोटी रकम वसूलते हैं। और असल में कहिएगा तो केवल बाहरी दिखावा, यानी कि बाहरी केवल चोला ओढ़े रहते हैं सन्यासी बनने का, संत बनने का, दार्शनिक बनने का, जबकि वो अपने जो ग्रंथ होते हैं या अपना जो धर्म है उसके विषय में कोई भी ज्ञान नहीं होता है, बल्कि वो केवल ढोंगी बनने का नाटक करते हैं, लोगों को ठगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पहला दोस्त भी अपना सूरज छाप के टॉर्च की कंपनी को फेंक देता है नदी में, और वो भी सनातन कंपनी का टॉर्च को पकड़ लेता है। और इसीलिए वो दाढ़ी बना के रखा था और कुर्ता पहन रहा था, और इसीलिए लेखक को कहता है कि साहब अब मैं सनातन कंपनी की टॉर्च बेचूंगा, यानी कि अब वो भी संत बन करके लोगों को ठगने का कार्य करेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी को ऐसे लोगों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लोग सिर्फ धन कमाने की चाह में साधु संत बनने का नाटक करते हैं। असल में इनको कोई भी ज्ञान, साधु संत के जो ज्ञान होते हैं, जो सन्यासी जीवन व्यतीत करने के बाद ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ऐसा इनको कोई भी ज्ञान नहीं होता है। बस ये समाज में कुरीतियाँ फैलाते हैं, ढोंग अंधविश्वास के दम पर ये पैसा कमाते हैं। तो यही पाठ है टॉर्च बेचने वाले, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर किया है इन दो दोस्तों के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसका जो अगला पाठ है, ज्योतिबा फुले जो सुधा अरोड़ा द्वारा रचित जीवनी है, इस पाठ को मैं पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।